बहरहाल मैं आज के सत्र में जो गांधी और टैगोर, विरासत और लोकतंत्र ये विषय है, इस पर जो हमारे तीन देश के प्रख्यात और बड़े लेखक यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी, आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर सुधीर चंद्रा जी, जो अभी अभी हमारे विश्वविद्यालय में बोलने आए थे, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, गांधी और टैगोर की विरासत और लोकतंत्र पे जब बात होती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे जाकर हमें ये देख लेना चाहिए कि गांधी और टैगोर का उद्भव किन परिस्थितियों में हमारे देश में हुआ और वो परिस्थितियाँ क्या आज वैसी ही हैं, और अगर आज वैसी नहीं हैं तो आज परिस्थितियाँ क्या हैं, उनका क्या हुआ। मैं ये बात बार बार कहता रहा हूँ कि 20वीं शताब्दी के शुरू में जो तीनों या चारों विचारधाराएं थीं जो कि धरती को अपने आगोश में लेना चाहती थीं, उनमें एक विचारधारा तो निश्चित रूप से फांसीवाद की विचारधारा थी, जो 1920 से 1940 के बीच में हमारे विश्व पर छाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा थी, जो 1919 के बाद 1917 की क्रांति के बाद विश्व में छाना चाहती थी। और तीसरी उसके साथ साथ एक पूंजीवादी विचारधारा थी जो कहती थी कि पूंजी से ही निस्तार संभव है। आप देखते हैं कि 1940-42 तक आते आते ये फांसीवादी विचारधारा को मार्क्सवाद और पूंजीवाद ने मिलकर हराया, और 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतिम हार हिटलर की होती है, उसमें रूस भी शामिल है और इंग्लैंड भी शामिल है, और इस तरह के दो ब्लॉक्स जर्मनी को परास्त करते हैं। फिर एक लंबी 30, 40, 50 वर्षों का समय हम देखते हैं कि शीत युद्ध में परिवर्तित होता है। मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि हम निस्तार करेंगे, और पूंजीवादी विचारधारा कहती है कि पूंजी का अबाध प्रवाह अगर होता रहेगा तो निश्चित रूप से सबका जीवन स्तर बढ़ेगा, और वो अपना एक सॉल्यूशन प्रस्तुत करती है। 1990 तक आते आते आप देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा भी पृष्ठभूमि में चली जाती है, और अब एकमात्र विचारधारा रह जाती है जो कहती है कि मैं निस्तार कर दूंगी, वो पूंजीवादी विचारधारा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2019 तक आते आते ये पूंजीवादी सॉल्यूशन भी अब लगभग ध्वस्त होता नजर आता है, और उसके बरक्स जो चीज़ खड़ी होती है, आप देखिए कि ट्रंप का अपना राष्ट्रवाद है, रूस का, पुतिन का भी अपना एक राष्ट्रवाद है, हमारा भी अपना एक राष्ट्रवाद है, इंडोनेशिया का भी अपना राष्ट्रवाद है। तो देश में इस समय विश्व में एक जो वैक्यूम अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं के समाप्त होने से पैदा हुआ है, वो एक तरह का राष्ट्रीयतावादी विचारधारा के शक्ल में दिखता है। पर अंततः हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वप्न की तलाश करनी ही है, और यहाँ पर अगर हमें देखना की ज़रूरत पड़ती है तो गांधी और टैगोर उस जगह पर प्रवेश करते हैं। वो बताते हैं कि टैगोर तो कहते थे कि वो राष्ट्रीय बाउंड्रीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, और गांधी अपने तौर पर लोकल इकोनॉमी और उसके नेटवर्किंग पर बहुत बड़ी बात करते हैं। वो ये मानते थे कि इन दोनों को अगर देखा जाए, और देखिए कि गांधी जो लगभग प्रॉफिटिक स्तर पर ये बात कहते थे कि अगर प्रकृति का हमने खूब दोहन किया और उसके समन्वय के साथ काम नहीं किया, और जिसको आगे चलकर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में शूमाकर प्रतिध्वनित करते हैं, तो वही हश्र होगा जो अब हो रहा है। तो अगर वही हश्र होगा जो हो रहा है, जिसमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया गया है, हम लगभग विनाश के कगार पर हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हालत जो है सो है। लोकतंत्र को एक तरह का आवरण की तरह देखा जाता है, जिसमें कि वास्तविक लोकतंत्र की तलाश की जानी चाहिए। तो ये सारे सवाल हमारे समय के हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सवाल है, लोकतांत्रिक पद्धति का सवाल है, मनुष्य के जीवित रहने का भी सवाल है, क्योंकि विज्ञान का जो प्रयोग किया जा रहा है जिस तरह से, उसमें ये भी संभावना निकलती है कि शायद मनुष्य ही इस तरह का न रहे जिस तरह का अभी वो दिखता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, हमारे विद्वान सब इस पर बात करेंगे। इस पर समय समय पर
खूब सारी बात हम भोपाल में करते रहे हैं। शाह साहब से मेरी बात होती है, उस दिन सुधीर चंद्रा साहब आए थे, उन्होंने भी बातचीत की। तो सबसे पहले मैं इस सत्र में बोलने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे विश्वविद्यालय के और हमारे नेटवर्क के गहरे दोस्त हैं और लगातार एक गाइड और फिलोसोफर की तरह यहाँ आते रहे हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय रमेश जी, संतोष जी, भाई सुधीर जी और आप सभी बंधुओं, इस विषय पर अगर हम सोचें, क्योंकि विरासत और लोकतंत्र सीधे सीधे तात्पर्य है कि लोकतंत्र के संदर्भ में विरासत अथवा विरासत के संदर्भ में लोकतंत्र, इन दोनों दृष्टियों से इस पर विचार किया जा सकता है। तो पहला सवाल जो मेरे मन में उठता है कि विरासत के क्या मानी है, खास तौर से गांधी जैसे लोगों की विरासत के क्या मानी है। बहुत से लोगों ने स्वयं गांधी ने ही कहा था कि नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे। उसका अर्थ मैं नहीं कभी समझ पाया कि इसका अर्थ ये था कि वो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि देश उनकी प्रॉपर्टी नहीं था कि वो अपने उत्तराधिकार में नेहरू को सौंप जाते। गांधी जो किसी राजसत्ता से अपने को नहीं जोड़े रखना चाहते थे, उनकी विरासत क्या हो सकती थी? एक फकीर की विरासत क्या होती है, एक क्रांतिकारी की विरासत क्या होती है, एक विद्रोही की विरासत क्या होती है। इसी अर्थ में हमें गांधी की विरासत को समझना चाहिए, और जिसका तात्पर्य होता है कि जो काम वो करने जा रहे थे, कर रहे थे, करना चाहते थे, जो अधूरा छूट गया, उसे पूरा करना उनकी तरफ से हम विरासत है कि क्या हम उस अधूरे छूट गए काम को पूरा कर सकेंगे। तो विरासत में उन्होंने एक अधूरा छूटा गया काम हमको दिया। अगर हम ये मानते हैं कि हाँ वो हमारे पूर्वज हैं और हमें कुछ विरासत में उन्होंने दिया है, तो वो एक अधूरा छूटा हुआ काम है जो हमें करना था। और लोकतंत्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो अधूरा छूटा हुआ काम क्या था? लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, कह सकते हैं, लेकिन क्या ये वही लोकतंत्र है जो गांधी स्थापित करना चाहते थे, जिसको वो सौंपना चाहते थे हमें? क्योंकि यह लोकतंत्र उनके लिए वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं था। वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हम वास्तविक लोकतंत्र तक आसानी से थोड़ा पहुंच सकते थे। एक विदेशी राज्य के मुकाबले में एक स्वदेशी राज्य, और उसकी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम धीमे धीमे उस लोकतंत्र तक पहुंच सकते थे जो गांधी चाहते थे। गांधी ने उस लोकतंत्र का नाम दिया स्वराज। स्वराज का तात्पर्य कोई अंग्रेजी शासन से मुक्ति मात्र नहीं था, वो एक पहला कदम था उस स्वराज की ओर जो गांधी चाहते थे। इस स्वराज की वो परिभाषा भी करते हैं, जिससे आपके सामने स्पष्ट होगा कि जिसे हम लोकतंत्र मान रहे हैं उससे वो लोकतंत्र क्यों नहीं मान रहे थे। और इसीलिए गांधी कहते भी हैं कि स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। राज्य एक संगठित हिंसा का नाम है, क्योंकि अंततः उसकी प्रभुसत्ता हिंसा पर टिकी होती है, चाहे वह हिंसा हमारे द्वारा समर्थित हिंसा भी क्यों न हो, जैसा कि अक्सर हम मान लेते हैं कि। और इसीलिए संसदीय प्रणाली को, संसदीय लोकतंत्र को वो वास्तविक अहिंसक लोकतंत्र नहीं मानते। संसद के बारे में ब्रिटिश संसद के संदर्भ में जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि किसी भी प्रकार का केंद्रीकरण अहिंसक संरचना के साथ में मेल नहीं खाता है। और इसलिए ये भी कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, यानी संसदीय लोकतंत्र को मानने वाले जो राज्य हैं, उन्हें या तो खुल्लम खुल्ला टोटलिटेरियन हो जाना होगा, यानी सर्वसत्तात्मक हो जाना होगा, और
या फिर उनको पूरा अहिंसक हो जाना होगा। ये बीच का रास्ता नहीं चल सकता है, जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि औपचारिक रूप से हम लोकतंत्र हैं, लेकिन सारी सत्ता एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। जहाँ सत्ता केंद्रित हो जाती है वहाँ लोकतंत्र नहीं रहता। लेनिन ने जब नारा दिया था सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का, तो खुद यूरोप के ही विचारक हंसे थे कि ये कैसे हो सकता है, डेमोक्रेसी सेंट्रलाइज्ड कैसे हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि धीमे धीमे सभी देशों में लोकतंत्र के नाम पर एक केंद्रीकरण विकसित हुआ है, और ये केंद्रीकरण हमारे यहाँ भी विकसित हुआ और हो रहा है। तो राज्य की शक्ति में निरंतर वृद्धि होना लोकतंत्र के हित में नहीं है, ये गांधी हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो पहली विरासत जो मैं समझता हूँ कि गांधी हमें सौंपते हैं, वो है इस अधूरे छूटे गए काम को जिसे वो करना चाहते थे पूरा करने का प्रयत्न करना। तो ये स्वराज का लक्ष्य वो हमारी विरासत में था, वो उन्होंने हमें सौंपा जो उनसे अधूरा छूट गया था। लेकिन लगातार जैसे वो प्राप्त करना चाहते थे, हम कहाँ तक उस दिशा में बढ़ पाए हैं, ये तो आपके तय करने की बात है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण, खासतौर से जब हम टैगोर के संदर्भ में उनको देखते हैं, तो ये उठती है कि थोड़ा विवाद था दोनों के बीच में। जैसे कल भी बात हुई, मित्रता थी, घनिष्ठता थी, लेकिन विचार के स्तर पर थोड़ा सा विवाद था। और वो विवाद किस बात को लेकर के था? मुख्य जो बात थी, और कभी कभी मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि कभी कभी टैगोर ने थोड़ा कठोर व्यंग्य भी उन पर किया है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसमें विदेशी माल के बहिष्कार की नीति पे हम चल रहे थे उस आंदोलन में, तो टैगोर उसे पसंद नहीं कर रहे थे। उनका ये मानना था कि ये एक प्रकार की संकीर्णता है और पूरे विश्व के विचारों को हमको स्वीकार करना चाहिए। बल्कि उनकी तो यहाँ तक मान्यता थी उस काल में कि विदेशी विचारों को अपना कर ही हम विकास कर सकते हैं। जब हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने कालिदास नाग को एक पत्र लिखा। मुझे आप वो पत्र पढ़ने की, उसका अंश एक पढ़ने की इजाज़त दीजिए, तो मैं कि उस पत्र में वो क्या लिखते हैं। उस पत्र में वो लिखते हैं कालिदास नाग को, भारत पहुंचने पर मुझे लगा कि गांधी ने भले ही उनके उद्देश्य उच्च रहे हों, अपने महान आदर्श को भारतीय राजनीति के तंग दायरे में सीमित कर दिया है। मेरा विश्वास रहा, इस पंक्ति पे मैं गौर चाहूँगा, मेरा विश्वास रहा है कि देश केवल बाहर से लिए गए विचारों के आधारों पर ऊंचा उठ सकता है, किंतु नेताओं का आग्रह है, नाम नहीं ले रहे यहाँ पर लेकिन स्पष्ट है, किंतु नेताओं का आग्रह है कि पहले हमारा आदर्श स्वदेश होना चाहिए, तभी विश्व बंधुत्व का आदर्श सिद्ध किया जा सकता है। और फिर थोड़ा व्यंग्य करते हैं, किसी दिन ये विचारक कहने लगेंगे जबकि बेचारे पाश्चात्य लोगों के लिए पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ईश्वर के भेजे गए जन समुदाय के लिए पृथ्वी वासुकी नाग के फन पर स्थित है। ये एक व्यंग्य है कि गांधी जैसे लोग फिर ऐसा मानने लग जाएंगे, जो शायद एक तरह से अन्यायपूर्ण व्यंग्य है उनके प्रति, क्योंकि विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों को गांधी स्वीकार करते और उनके आधार पर भी अपने अहिंसा के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। 1941 में अपने लिखे एक निबंध में वही बात कहते हैं कि पश्चिम ने ही हमारे सामाजिक स्वराज का सत्यानाश किया है। एक तरफ देखिए, पहले तो कह रहे विदेशी विचारों के आधार पर ही हम ऊंचा उठ सकते हैं, पर उसके बाद में वो ये कहते हैं पाश्चात्य शासन ने भारत में गांव-गांव में व्याप्त सामाजिक स्वराज को नष्ट कर दिया। फिर ये कह रहे हैं कि यह विदेशी सभ्यता, इसी लेख में, यह विदेशी सभ्यता यदि इसे सभ्यता कहा जाए, हमसे क्या कुछ छीन चुकी है हम जानते हैं। पाश्चात्य जातियों को अपनी सभ्यता पर जो गर्व है उसके प्रति श्रद्धा रखना अब असंभव हो गया है। यह सभ्यता हमें अपना शक्ति रूप दिखा चुकी है, लेकिन मुक्ति रूप नहीं दिखा सकी।
मनुष्य का मनुष्य के साथ वह संबंध जो सबसे अधिक मूल्यवान है, जिसे वास्तव में सभ्यता कहा जा सकता है, यहाँ नहीं मिलता। और यही बात तो गांधी कह रहे हैं, जिनके लिए सभ्यता का अर्थ ही सदाचार या सदाचरण है। और इसी व्याख्यान में टैगोर आगे कहते हैं, जीवन के प्रथम भाग में मेरा विश्वास था कि सभ्यता दान ही यूरोप की आंतरिक संपत्ति है, जिसे यूरोपीय साम्राज्यवाद ने व्हाइट मैन्स बर्डन कहा था कि वही हमारी आंतरिक संपत्ति है। अब वो कहते हैं, आज जब जीवन से विदा होने का दिन समीप आ रहा है, मेरे इस विश्वास का दिवाला निकल चुका है। वह अब पूर्वी सभ्यता से ही परित्राण की उम्मीद करते हैं। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी का सवाल नहीं है, ये एक भौगोलिक दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। उन कैटेगरीज को समझने की आवश्यकता है जिसमें हम उनको लेते हैं। वो ये है कि एक जिसे हम आधुनिकतावादी सभ्यता कहते हैं, जिसका गांधी जिसका बहुत अच्छा विश्लेषण हिंद स्वराज में करते हैं, और भी बहुत से पश्चिम के भी बहुत से विचारकों ने उस सभ्यता का विश्लेषण किया है। और दूसरी तरफ वो सभ्यता है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती है। तो एक प्रकार से जहाँ मनुष्य विकास का, अगर आधुनिक भाषा का इस्तेमाल करें तो जहाँ मनुष्य विकास का माध्यम नहीं है बल्कि विकास का लक्ष्य है, कि उसके लिए विकास होना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास का अधिकार है, उनका जो घोषणा पत्र है, उसमें भी यही कहा गया है कि इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बड़ी स्पष्ट बात उन्होंने कही कि वो एक प्रकार से उसका कर्ता, उसका उपभोक्ता है, वो उसका माध्यम नहीं है, उसके लिए वस्तु नहीं है। तो ये एक प्रकार से गांधी इसी बात को कह रहे होते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब टैगोर और गांधी के बीच में जो दूरी है वो इस व्याख्यान के बाद, जबकि टैगोर बाद में ज़्यादा समय नहीं रहे, पर वो कम होती हुई दिखाई देती है। और अब दूसरा सवाल इस बात का उठता है कि क्या सामाजिक स्वराज जिसे टैगोर कहते हैं और गांधी जिसे स्वराज और ग्राम स्वराज कहते हैं, उनके बीच क्या कोई तारतम्य है? क्या गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा लगभग उसी व्यवस्था पर केंद्रित नहीं है जिसे टैगोर ने सामाजिक स्वराज कहा है? तो सामाजिक स्वराज कहें या ग्राम स्वराज कहें या व्यक्ति का स्वराज कहें, मूल उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसकी सृजनात्मकता को और उसके भावनाओं को एक नैतिक स्तर देना। और ये जो नैतिक स्तर देने की बात है, ये टैगोर भी मानते हैं इस बात को कि वो नहीं रही पाश्चात्य सभ्यता के आक्रमण की वजह से। पाश्चात्य का मतलब आधुनिक जो सभ्यता है उसके आक्रमण की वजह से। और अब अगर सामाजिक स्वराज या ग्राम स्वराज की बात हमको करनी है, और मुझे लगता है कि दोनों काफ़ी निकट हैं, ये दोनों अवधारणाएं गांधी की विरासत है और टैगोर की भी है। शुरुआती टैगोर को अगर हम छोड़ दें तो बाद में टैगोर और गांधी के बीच जो दूरी मिटती है उनकी भी विरासत है। हमें देखना केवल ये है कि क्या हम वास्तव में इस विरासत के काबिल उत्तराधिकारी हैं, होना चाहते हैं, होने को तैयार हैं। क्योंकि गांधी जो हमें कह रहे हैं वो आपको विरासत में अधिकार नहीं दे रहे हैं। दूसरों के अधिकारों को बचाने के लिए आपका कर्तव्य क्या है, ये दे रहे हैं। अभी जो भजन सुनाया गया, पीड़ पराई जाने रे, वो गांधी का, वो पीड़ पराई है, वो उन्हीं की पीड़ है। क्यों गांधी के यहाँ पराया कोई है नहीं, आत्म और पर में वहाँ कोई भेद नहीं। सत्याग्रह का भी मूल इसी चीज़ में है। कई बार हमारे मित्र उनको दबाव मान लेते हैं कि एक प्रकार की हिंसा हो जाती है उसमें। मैं मानता हूँ कि वो आत्म के ही दो रूप हैं, और इसलिए अगर आत्म का एक रूप कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाना, उसका हृदय परिवर्तन करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए गांधी हमें कुछ कर्तव्य सौंपते हैं अन्य के अधिकार को बचाने के लिए। कर्तव्य का तात्पर्य होता है दूसरे के अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना, वही कर्तव्य है। और ये कर्तव्य, तो मेरा जो कर्तव्य है दूसरे का मुझ पर अधिकार है। और कर्तव्य और अधिकार में एक बुनियादी फर्क हमें समझ लेना चाहिए कि अधिकार आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर कर्तव्य आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप उससे बंधे हैं। मैं चाहूँ तो अपने पिता की विरासत छोड़ सकता हूँ कि नहीं मुझे ये मकान नहीं चाहिए, मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी में
उनकी सेवा करने का जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये हक मुझे नहीं है किसी भी स्थिति में। तो कर्तव्य कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। अब आप तय करिए कि आपका कर्तव्य क्या है और क्या आप उसे छोड़ना चाहते हैं। नमस्कार।